दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शनिवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के दूसरे हिस्से के साथ, जहां नवांश कुंडली का अध्ययन करना बाकी था। लग्न कुंडली का मैंने विस्तार से अध्ययन आपको सुबह वाले कार्यक्रम में बता दिया था। नवांश कुंडली बनी है मकर लग्न की, जिसके अधिपति जन्म कुंडली में तीसरे भाव में बैठे हैं, नीचा विलासी हैं। चतुर्थ स्थान में उच्च के सूर्य बैठे हैं, चंद्रमा से सूर्य केंद्र में, ये बहुत अच्छी बात होगी। द्वितीय भाव में मित्र की राशि में शुक्र बैठे हैं, ये संबंधों को नया आयाम और बहुत मजबूती देते हैं। यहाँ पे थोड़ी मैंने कमजोरी बताई थी, पर नवांश कुंडली में पंचम भाव में अकेले गुरु का बैठना थोड़ा बहुत कमजोर करेगा। यहाँ राहु कर्क के बैठे हैं, इस वजह से पति के ही जैसा पत्नी भी मिल जाती है। जैसे अगर पति चंचल नेत्रों का है तो पत्नी भी चंचल नेत्रों वाली हो सकती है। मतलब आप अगर अच्छे हैं तो सामने वाला भी अच्छा है। लेकिन सप्तम स्थान में राहु का कर्क राशि में बैठना कई बार राहु की प्रवृत्ति और चंद्रमा की प्रवृत्ति, मतलब वो कंफ्यूजन वाले स्टेट में लेके चले जाते हैं। वैसे कर्क राशि के राहु तटस्थ होते हैं, न तो अच्छे होते हैं न तो बुरे होते हैं। मंगल का छठवें भाव में बैठना और लग्न में ही चंद्रमा और केतु का ग्रहण, बुध जैसे शुभ ग्रह का लग्न में केंद्र में बैठना और चंद्रमा जैसे ग्रह का केंद्र में बैठना। यहाँ चंद्रमा और बुध का केंद्र में होना, उच्च के सूर्य का होना व्यक्ति के दाम्पत्य को बहुत ही अच्छा और सुदृढ़ बनाने के साथ साथ सुखद दाम्पत्य का प्रभाव देगा। और यहाँ शनि जो बैठे हैं वो नीचा विलासी होकर के बैठे हैं, इसके कारण कई बार ससुर का संबंध कमजोर होता है। वैसे सास का संबंध इस कुंडली में ज्यादा बढ़िया है। एक बात और बता दूं, नवांश कुंडली के सप्तम स्थान के अधिपति सप्तम को देख रहे हैं और लग्नेश तृतीय भाव में बैठे हैं। लेकिन सप्तम भाव में राहु की दृष्टि जन्म कुंडली में लाभ और लग्न के साथ साथ शनि को भी देख रही है। इसका अर्थ है कि पत्नी जिद्दी, हठी, गुस्सैल, क्रोधी और उन्मादी हो सकती है। हमें उन पे ध्यान देने की बात होगी। दशमांशा कुंडली में 12वें भाव के अधिपति का लग्न में आना और मंगल का स्वग्रही होकर के राहु के संग बैठना व्यक्ति को तिकड़मी और दिमाग लगा करके किसी न किसी तरीके से अपना धन निकाल लेता है। तृतीय भाव में शनि यहां भी बैठे हैं, लग्न में शनि यहां शत्रु के घर में, यहां भी शत्रु के घर में और यहां भी शत्रु के घर में। इस वजह से व्यक्ति कहीं धन कमाने के मामले में इतना आगे ना निकल जाए कि वो अपनी न्यायप्रियता खो बैठे और अपनी सच्चाई के साथ समझौता कर बैठे। लग्न में बुध व्यक्ति को व्यापारिक नेचर का बनाएंगे और पंचम भाव में चंद्रमा व्यक्ति को काम के प्रति एक सकारात्मक रवैया भी देंगे। चतुर्थ स्थान के अधिपति का तीसरे में जाना, स्वग्रही सूर्य का होना, सूर्य के ऊपर चंद्रमा का प्रभाव और शनि और गुरु का एक साथ बैठना। यहाँ शनि और गुरु में जो स्थिति दशमांशा में बनी है, यहाँ शुक्र है, ये शनि नहीं है शुक्र है, तो गुरु और शुक्र का यहाँ बैठना व्यक्ति के कारोबार को बहुत मजबूती और श्रेष्ठ योगों वाला बना देंगे। नवांश कुंडली के लग्न के अधिपति बनते हैं शनि, राशि के अधिपति शनि बैठते हैं तीसरे भाव में बैठ करके गुरु को देख रहे हैं और यहाँ पे गुरु का प्रभाव शनि पे है। इस वजह से व्यक्ति अगर चाहे तो सरकारी बॉन्ड और सरकार से जोड़ करके भी धन कमा सकता है या फिर सरकारी कंपनियों में भी निवेश कर सकता है। इसके अतिरिक्त विदेशी कंपनियों से भी कारोबार बनेगा। द्वितीय भाव में मंगल बैठे हैं तो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा तिकड़मी और राजनीति से प्रेरित होकर के सत्य को समझे और ना भी समझे, मतलब कुछ तरीके से दिमाग लगा करके व्यक्ति धन अच्छा इकट्ठा करता है। दशमांशा कुंडली में लग्न और दशम के अधिपति चंद्रमा और शुक्र होते हैं। चंद्रमा और शुक्र का संबंध नवम पंचम का बन रहा है। चंद्रमा लग्न दोनों गुरु से दृष्ट और गुरु से प्रभावित है। इस वजह से व्यक्ति के जीवन का करियर वाला क्षेत्र बहुत अच्छा और मजबूत देख रहा हूं। दशमांशा कुंडली में चंद्रमा और केतु का ग्रहण अगर नहीं लगा होता नवांशा कुंडली में तो कुंडली को और भी मैं मजबूत कर सकता था। लग्न कुंडली में भी चंद्रमा नीच के हैं, यहाँ पे ग्रहण में है, सूर्य उच्च के हैं। इस वजह से व्यक्ति के पास कम से कम अच्छा खासा धन इकट्ठा हो जाएगा। अब मैं आपको इनकी कुंडली में कुछ और भी चीजें बता देता हूं। जैसे इस कुंडली के लिए अंक सदैव ही 5 बहुत अच्छा रहे, दिशा पश्चिम और उत्तर का बहुत अच्छा रहे। इसके अतिरिक्त इस कुंडली का चौथा भाव बलवान है, यहाँ भी और यहाँ भी। इसके साथ साथ यहाँ पे भी अगर मैं देख रहा हूं तो खराब नहीं है। लग्न में बुध का दशमांशा कुंडली में बैठना व्यक्ति को विवादास्पद भी बनाता है और कई बार आरंभ में ही बहुत अच्छा खासा धन दे देता है। ये इतनी सारी चीजें।
नक्षत्र के आधार पर यह कुंडली बहुत अच्छी रहेगी। विशाखा, हस्त, भरणी, स्वाति, श्रवण और पुनर्वसु, ये नक्षत्र किसी भी काम के लिए अच्छे रहेंगे। धन कमाने के लिए पश्चिम और उत्तर की दिशा बहुत अच्छी रहे। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में उत्तर की दिशा भी बहुत अच्छी रहे। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में अगर मैं बता दूं तो राशियां जिनसे आप विवाह कर सकते हैं वो है वृश्चिक, कन्या और तुला, और इसके साथ साथ मकर राशि भी बहुत अच्छा रहे। विवाह के बाद अगर मित्रता करनी हो तो आपकी कुंडली में वृश्चिक के बाद मीन राशि मित्रता के लिए बहुत अच्छी है, और विदेश से भी आप संपर्क अच्छा खासा बना सकते हैं, और आपका धन कभी भी गलत जगह पे नहीं होगा। कोर्ट केस कचहरी के मामले आपको परेशान नहीं करेंगे, और इस कुंडली में संपत्ति का सुख बहुत अच्छा है, और निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में भी व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से इसी क्षेत्र में स्थापित होगा और कई जगह से धन भी कमाएगा। इस कुंडली में चल अचल संपत्ति का योग बहुत अच्छा है, ट्रांसपोर्ट का योग भी बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, टेलीकॉम सेक्टर बहुत अच्छा है, संचार का साधन इस कुंडली का बहुत अच्छा रहेगा, उधर से भी धन कमाया जा सकता है। इंटरनेट से जोड़ करके और शेयर बाजार से जोड़ करके व्यक्ति धन कमा सकता है। इतनी सारी चीजें। एक बात और बताता हूं, इस कुंडली के आधार पे अगर जो नवांसा कुंडली बनी है वहां पे लग्नेश का तृतीय भाव में जाना और लग्न को गुरु का देखना, और गुरु और शनि का एक दूसरे से तृतीय एकादश में होना व्यक्ति को अचल संपत्ति का मालिक बनाने के साथ साथ पत्नी को न्यायप्रिय और हठी बनाने के लिए काफी होगा। नवांश कुंडली में सूर्य ने बुध को देखा है और लग्न में ही चंद्रमा बैठे हैं। इस वजह से पत्नी के साथ संबंध ठीक रखने में बल लगाने की आवश्यकता होगी। पत्नी भी आप ही के तरीके की व्यापारिक सोच वाली हो सकती हैं और थोड़े कंफ्यूजन वाली स्थिति से गुजरने वाली हो सकती है। नवांसा कुंडली में 12वें भाव के अधिपति पंचम भाव में शत्रु के घर में बैठे हैं, और कम से कम उनके पीछे शुक्र तो नहीं सूर्य हैं और आगे मंगल बैठे हैं। इस वजह से अपने व्यय को और भी ज्यादा सीमित करने की आवश्यकता होगी। द्वितीय भाव में शुक्र का बैठना बहुत अच्छा होगा नवांश कुंडली के लिए, जो व्यक्ति के संबंधों को बहुत मजबूती और श्रेष्ठता प्रदान करने में काफी होंगे। इस कुंडली के लिए अगर कोई भी दशा हो जिसमें कुछ अच्छा किया जा सकता है, मंगल, गुरु और शुक्र के बाद इस कुंडली के लिए चंद्रमा की दशा किसी भी कार्य के लिए अच्छी होगी। इसके साथ साथ अगर आपको बचना चाहिए तो बुध की दशा में सूर्य, सूर्य की दशा में शनि, बुध की दशा में शनि, बुध की दशा में गुरु और बुध की दशा में शुक्र, मंगल और सूर्य, इनकी दशा में बचने की आवश्यकता है। राहु और केतु भी आपकी कुंडली में कष्टप्रद स्थितियां दे सकते हैं। हालांकि वो ठीक है, तो बहुत ज्यादा कमजोर नहीं है, पर फिर भी हमें थोड़ी बहुत सावधानी बरतनी होगी। 34वें वर्ष के बाद व्यक्ति को एक अच्छा खासा और भी धन प्राप्त होने का योग बनता है, और इस कुंडली में अचानक से बहुत सारा धन प्राप्त करने का योग भी बना है। अब आपको मैं आगे और भी बता देता हूं। जैसे बाकी के जो वर्ग चार्ट बने हैं उसमें जो D4 चार्ट बना है उसके आधार पर भाग्यशाली होने के लिए आपको बजरंग बली की पूजा करनी होगी, और अपनी धार्मिकता कभी भी कमजोर नहीं करनी होगी। विभिन्न पंथों से बच के रहना होगा, और कुंडली भाग्य में आपको व्यापारी ही बना करके रखी है। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में आपकी दिनचर्या बिल्कुल ठीक रहनी चाहिए, तो भाग्य का सुख मिलता रहेगा। आपके पास धर्म सदैव ही रहेगा। वाहन का सुख आपकी कुंडली में सेकंड हैंड से लेकर के आरंभ तक बहुत अच्छा रहे, और इस कुंडली में वाहन खरीदने के लिए सदैव ही धन रहेगा। इसके बाद आपकी कुंडली में माता और पिता के लिए अगर देखूं तो पिता का सुख इस कुंडली में बहुत अच्छा है, और माता का स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है, विशेषतया पेट। इस कुंडली में संतान से दिक्कत ना हो, उनके साथ वाणी आपकी खराब ना हो, कमजोर ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। संतति भी आपकी की तरह चपल चंचल चालाक होगी, और पढ़ी लिखी होने के साथ साथ बुद्धिमान तो है, वो प्रेमी किस्म की ज्यादा होगी। आपकी कुंडली में विद्या भाव बहुत अच्छा है, पढ़ने में मन इस कुंडली को थोड़ा कम लगता होगा, और धन ज्यादा कमाना चाहता है। इस कुंडली के आधार पर अगर मैं जो कहूंगा, इसमें पेट की परेशानी और कई बार आलस्य का भाव ज्यादा है। दिन इस कुंडली के लिए सोमवार और शुक्रवार के साथ साथ मंगलवार का बहुत अच्छा रहेगा। इतनी सारी चीजें। अब आपको मैं और भी चीजें बता देता हूं। अगर मैं आपको आपकी कुंडली में अगर चलित चक्र देखता हूं, तो आपकी कुंडली के चलित चक्र में शुक्र और केतु का प्रभाव जन्म कुंडली के द्वितीय भाव से आ रहा है, और सूर्य, मंगल और बुध का प्रभाव जन्म कुंडली के तीसरे भाव में है। मतलब बुध भी शिफ्ट कर रहे हैं तीसरे भाव में, और इसका अर्थ है कि आपकी कुंडली में जो बुध बन रहे हैं वो
तुला राशि का 60% परिणाम करेंगे, पर तीसरे भाव का करेंगे। इस वजह से आपको कम से कम भगवान की भक्ति मिलती रहेगी। गुरु का प्रभाव शिफ्ट नहीं कर रहा है, वो तुला राशि का ही परिणाम कर रहे हैं। और बाकी आपकी कुंडली में आपको बहुत ज्यादा चिंता करने वाला भी राहु बना रहे हैं, क्योंकि वो चलित चक्र में अष्टम भाव में जा रहे हैं। बाकी लग्न में शनि है, यथावत बदल नहीं रहे, पर शुक्र और केतु का प्रभाव बदल रहा है और बुध का प्रभाव बदल रहा है। इसके कारण शुक्र चूंकि द्वितीय भाव का भी प्रतिफल कर रहे हैं, इस कारण से आपके पास धनाढ्य होने का योग बनेगा। और बुध जब जन्म कुंडली के तीसरे भाव में जाएंगे तो वो आपको अपने लाभ के प्रति आपको प्रेरित करने का काम करेंगे। ये इतनी सारी चीजें आपकी कुंडली में राहु, केतु, शनि, शुक्र और चंद्रमा के साथ सूर्य, इनको ठीक करना है। और इनको ठीक करने के लिए मैंने बताया हनुमान चालीसा का पाठ, अभिषेक, कभी कभी अगर हो सके तो महामृत्युंजय मंत्र का जप वगैरह भी करवा देना चाहिए ब्राह्मणों को बुलाकर। पर आपको प्रत्येक दिन कम से कम सूर्यार्घ और दंडवत प्रणाम भगवान सूर्य को करना चाहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।